गुड आफ्टरनून। मेरी आवाज आ रही है? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। मैं सुनाई दे रहा हूं, दिखाई दे रहा हूं, सब कुछ क्लियर? आप लिखो ऑल क्लियर। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। राधे राधे। जय श्री राम, जय भीम, वालेकुम अस्सलाम। अगेन सभी को नमस्कार। हम लोग क्लास शुरू करें बच्चा? क्लास शुरू किया जाए। क्लास शुरू किया जाए। चलिए, हम लोग जीएस पढ़ रहे हैं, जनरल स्टडीज पढ़ रहे हैं, सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं, यूपीएससी का पेपर 2 पढ़ रहे हैं, सोशल जस्टिस का सेक्शन पढ़ रहे हैं, और इसमें हम लोग अति संवेदनशील वर्ग के रूप में कल ट्रांसजेंडर को पढ़ना शुरू किया था। ट्रांसजेंडर, किन्नर, हिजड़ा समाज का एक बेचारा तबका। नेचर ने तो बेचारा बना ही दिया है, समाज ने भी उसे बेचारा बना दिया है। और दुनिया के सभी समाजों में ये कई रूपों में उपेक्षा के शिकार रहे हैं, और इनके साथ कई तरह की समस्याएं जुड़ी रही है। कल तक हम लोगों ने इनकी समस्याओं के बारे में पढ़ा। इसके बाद आज इनके रक्षोपाय के लिए किया गया प्रयास पढ़ना था मेरे ख्याल से। आज इनके रक्षोपाय के लिए किया गया प्रयास पढ़ना था। मैं सही हूं? मैं सही हूं? मैं सही हूं? आज जो सामने स्क्रीन पर है वही पढ़ना है। समस्या हम लोगों ने कर लिया है और उनके रक्षोपाय के लिए किए गए प्रयास पढ़ना है। मैं सही हूं? ठीक है, चलिए। अगर हम वैश्विक स्तर पर देखते हैं बच्चा, तो अलग अलग समय में, पहले भी मैंने बताया, शुरुआत किया तो कि कैसे यूरोप में
तर्क बुद्धिवाद के विकास के साथ जगत के केंद्र में, समाज के केंद्र में ईश्वर की जगह मानव को रखकर सोचा जाने लगा, देखा जाने लगा, और मानव की भलाई को केंद्र में रखकर स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय जैसे मूल्यों का विकास हुआ। इसके बाद दुनिया के अलग अलग देशों में जहां जहां इन मूल्यों का प्रसार हुआ, वहां की सरकारें, वहां के लोग स्वतंत्रता, समानता और न्याय के मूल्यों को केंद्र में रख करके पहले से चली आ रही असमानताओं को दूर करने, पहले से चले आ रहे पराधीनता की व्यवस्था को दूर करने और पहले से चले आ रहे मानव के द्वारा मानव के शोषण की व्यवस्था को दूर करने की दिशा में प्रयास शुरू कर दिया गया। हर समाज में, अलग अलग देश के लेवल पर, लेकिन वैश्विक स्तर पर प्रयास शुरू नहीं हुआ था, क्योंकि वैश्विक स्तर पर संगठन बनना शुरू नहीं हुआ था। राष्ट्रसंघ बना फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, इसके बाद इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन या कुछ और संगठन हल्के फुल्के बने। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद सीमित संदर्भों में और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद थोड़ा व्यापक रूप से वैश्विक स्तर पर स्वतंत्रता, समानता और न्याय पर विचार करना शुरू किया गया। मानवतावाद को केंद्र में रख करके विचार करना शुरू किया गया और 1948 में एक संयुक्त राष्ट्र घोषणा पत्र जारी किया गया, जिसको हम मानव अधिकार घोषणा पत्र का नाम देते हैं, जहां संयुक्त राष्ट्र संघ के नेतृत्व में दुनिया के देशों ने ये विचार विमर्श किया, एक मानव को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए जो उचित है। और यहीं पर आकर के हर कमजोर तबके को जो बेसिक ह्यूमन राइट्स है, जो उनके अधिकार हैं, वो प्रदान किए जाने पर बल दिया गया। हर समाज के तबके को, हमारे यहां अनुसूचित जाति के लोगों को, तो कहीं पर ब्लैक को, अश्वेत को, सबको। और यहीं से शुरू होती है प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से ट्रांसजेंडर के बारे में भी, उनके अधिकारों में के बारे में सोचने का प्रयास। लेकिन जब 70 के दशक में मैंने समलैंगिकता पढ़ाते समय आपको बताया था, जब न्यूयॉर्क में समलैंगिकों का अधिकार आंदोलन शुरू होता है, तब इस तरह के समुदायों को न्याय दिलाने की तरफ दुनिया की सोच जाती है। और 80-90 तक दशक तक आते आते दुनिया के लोग इनकी तरफ सोचने लगते हैं और ये भी जागरूक होकर अपने अधिकारों को लेकर के प्रयास शुरू करते हैं, आंदोलन शुरू करते हैं। और इस संदर्भ में 2006 में एक महत्वपूर्ण प्रयास सामने आता है, जिसके बारे में चर्चा हम लोग एक तो लाइन में दिमाग में रहना चाहिए। इंडोनेशिया के जकार्ता में ट्रांसजेंडर पर एक वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया जाता है। मैंने कल भी बताया था। और उनको पहचान को मान्यता देने के लिए, उनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए और उनको शोषण से संरक्षण देने के लिए एक जकार्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है और उस सम्मेलन में शामिल देश उसका अनुमोदन करते। रही बात भारत में, तो हमने जब संविधान बनाया तो संविधान में भी इस बात का उल्लेख किया गया कि भारत के सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के उनको मौलिक अधिकार उपलब्ध कराया जाएगा। फंडामेंटल राइट्स हमने सबको उपलब्ध कराने का निश्चय किया अपने संविधान में। और समाज के हर कमजोर तबके को राज्य उनका अधिकार उपलब्ध कराएगी और उनको शोषण से संरक्षण प्रदान करेगी। ये भी डायरेक्टिव रिस्पॉन्स के अंतर्गत समाहित किया गया।
लेकिन समाज के जो शुरुआत के प्रमुख तबके थे, एससी थे, एसटी थे, महिलाएं थी, इन लोगों पर फोकस किया गया, फिर कुछ अन्य लोगों पर फोकस किया गया, और हिजड़े या ट्रांसजेंडर, इनकी संख्या उतनी ज्यादा नहीं थी, ये उपेक्षित रहे। इनको उस समय इनको मुख्य धारा में लाने और इनके लिए विशेष प्रयास करने की बातें नहीं सोची हमारी सरकार ने। इन पर चिंतन 2000 के बाद शुरू हो। हालांकि 2011 की जनगणना में इनको एक विशेष श्रेणी दिया जाता है, इनके ऊपर व्यवस्थित चिंतन शुरू होती है दिल्ली गैंगरेप के बाद। एक एक प्रयास, क्योंकि उस समय तक इनके साथ रेप की घटनाएं अक्सर हो रही थी, और चूंकि इनको पुरुष लिंग में रखा जाता था, इसलिए ये बलात्कार अपराध कानून आईपीसी की धारा 376 का लाभ इनको नहीं मिलता था। ये उसके खिलाफ कोर्ट में केस नहीं कर सकते थे, थाना में केस नहीं कर सकते थे। परिणामतः इनके साथ बलात्कार आसानी से हो जाता था, लोग कर लेते थे। इसलिए जस्टिस वर्मा समिति ने रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश की, ताकि रेप का लाभ, जो रेप से संरक्षण का कानून है, उसका लाभ जो केवल महिलाओं को मिलता था, वो पुरुष को भी मिल सके। कल भी मैंने इस पर चर्चा की थी, और ट्रांसजेंडर को भी मिल सके। ट्रांसजेंडर के सुरक्षा के दिशा में यह एक महत्वपूर्ण प्रयास था, क्योंकि चीजें धीरे धीरे 2012 की बात है, चीजें धीरे धीरे अब एक्टिव हो रही थी। इनके बारे में चिंतन बढ़ रहा था वैश्विक स्तर पर भी, और भारत में भी उसका प्रभाव पड़ रहा था। इसलिए एक केस आता है नालसा का, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण। ये समाज के कमजोर वर्ग के लोगों के लिए लीगल फैसिलिटी उपलब्ध कराने के लिए एक प्राधिकरण है। समाज के कमजोर वर्गों के लिए, यह समाज के कमजोर वर्ग में ट्रांसजेंडर को लेकर के ये मामला कोर्ट में जाता है। नालसा वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत संघ मामले में अप्रैल 2014 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन आता है, और सुप्रीम कोर्ट कहती है पहली बार कि इनको थर्ड जेंडर के रूप में आइडेंटिफाई किया जाए। इनको समाज जो जेंडर मानता है, उसकी जगह पर ये जो खुद को मानते, अगर समाज इनको पुरुष मानता है लेकिन ये अपने को स्त्री मानते हैं, तो स्व पहचान के अधिकार को इनको प्रदान किया जाए। समाज ने इनको अगर पुरुष माना है तो वो इनकी पहचान नहीं होगी, समाज ने इनको स्त्री माना है तो वो उनकी पहचान नहीं होगी, क्योंकि समाज तो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर इनको स्त्री या पुरुष मान रहा है। ये अधिकार इनको मिलना चाहिए, ये अधिकार इनको मिलना चाहिए। और ट्रांसजेंडर के रक्षोपाय के दिशा में यह एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि उनके साथ जो समस्या थी बच्चा, वो इसी बात को लेकर के थी। क्योंकि जो क्वियर थे उनका तो कहीं ना कहीं बायोलॉजिकल कैरेक्टर थोड़ा सा डिसबैलेंस था, लेकिन वे जो बायोलॉजिकली मेल थे, बट उनकी अनुभूति, फीलिंग स्त्रियों वाली थी, अपने को स्त्री के रूप में अपनी पहचान को स्थापित कर रहे थे, और समाज उनको स्त्री मानने को तैयार नहीं था। परिणामतः समाज उनको कहीं का नहीं रखता था, ना पुरुष में मानता था ना स्त्री में मानता था, उनके साथ उपेक्षित बर्ताव किया जाता था। और वे जो जन्म से स्त्री थे, लेकिन उनकी जो फीलिंग थी वो पुरुषों वाली थी। ये भी कहीं के नहीं रहे, समाज ने इनको कहीं का नहीं छोड़ा, और इनके साथ भी उपेक्षित बर्ताव समाज कर रहा था। इसलिए इनकी सबसे बड़ी लड़ाई थी कि हम जो मानते हैं समाज हमें वही माने।
अपनी पहचान को निर्धारित करने का अधिकार हमें मिलना चाहिए। हम स्त्री हैं, ये हम मान रहे हैं, हमारी आइडेंटिटी मेरे द्वारा डिसाइडेड होनी चाहिए। आज हमारी आइडेंटिटी को कैसे निर्धारित कर सकता है? समाज हमारी फीलिंग को समझे और स्व पहचान के अधिकार को प्रदान करे। दुनिया में ट्रांसजेंडर की एक सबसे प्रमुख अहम लड़ाई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अपने 15 अप्रैल 2014 के डिसीजन में स्पष्ट कर दिया कि इनके स्व पहचान के अधिकार को मान्यता दी जाए और साथ ही इनके लिए एक अलग कैटेगरी थर्ड जेंडर के रूप में इनको मान्यता दी जाए, इनको लीगलाइज किया जाए। न मेल न फीमेल, ये ऐसे हैं जिनको एक तीसरे लिंग के रूप में मान्यता दिया जाए। फिर इनके साथ दो तरह की समस्याएं थी बच्चा। एक तो थी कि जो भी अधिकार है इनको प्रदान किया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा इनको जो भी अधिकार है इनको प्रदान किया जाए, इनको एक कमजोर तबका माना जाए और इनको ओबीसी के तहत रिजर्वेशन दिया जाए, ओबीसी के तहत इनको आरक्षण दिया जाए, इनको कमजोर तबका मानते हुए। और सामाजिक क्षेत्र में, शैक्षिक क्षेत्र में, आर्थिक क्षेत्र में जो भी अधिकार है ये उनको मिलना चाहिए, इनको कंप्लीट मौलिक अधिकार मिलना चाहिए। और दूसरा इनके साथ था पहली लड़ाई आत्म पहचान का अधिकार, दूसरी लड़ाई बेसिक फंडामेंटल राइट्स उनको मिलना चाहिए, तीसरी लड़ाई उनको एक कमजोर तबका मानते हुए सरकार उनके लिए विशेष प्रयास करे। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि उनको सरकार सामाजिक विकास के लिए, शैक्षणिक विकास के लिए विशेष प्रयास करे, उनको संस्थानों में एडमिशन देने के लिए, नौकरी के लिए आरक्षण दे, उनके लिए योजनाएं बनाए, कार्यक्रम बनाए। और उनकी एक और समस्या थी जिसके लिए वो लड़ रहे थे, उनके साथ जो समाज में बहिष्कार किया जा रहा, उनके साथ जो बुरा बर्ताव किया जा रहा या उनका शोषण किया जा रहा, उनके ऊपर अत्याचार किया जा रहा, इसको रोका जाए। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस ऐतिहासिक निर्णय में यह भी सुनाया, यह भी निर्देश दिया कि इनके प्रति होने वाले प्रत्येक प्रकार के अत्याचार को रोकने की राज्य व्यवस्था करे, इनके प्रति प्रत्येक प्रकार के भेदभाव को, डिस्क्रिमिनेशन को रोकने की सरकार व्यवस्था करे, इनके साथ जो शोषण हो रहा है उनको रोकने की सरकार व्यवस्था करे। यह सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक डिसीजन रहा 2014 का। और सुप्रीम कोर्ट ने बच्चा डिसीजन दिया। अप्रैल में डिसीजन आता है सुप्रीम कोर्ट का। 15 अप्रैल 2014 को, मई में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है 2014 में। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर में बिहार सरकार इमीडिएट अपने राज्य में कैबिनेट के माध्यम से ट्रांसजेंडर को थर्ड जेंडर के रूप में लीगलाइज करती है, मान्यता देती है और सरकारी नौकरियों में उनको आरक्षण भी दे दिया जाता है। इतना क्विक एफर्ट। तो एक प्रयास इंटरनेशनल लेवल पर, मैंने एक कहानी बता दी आपको, थोड़ा सा मानवाधिकार की घोषणा संयुक्त राष्ट्र संघ, ये थोड़ा बहुत आप लिख सकते हो, जकार्ता सिद्धांत की चर्चा आप कर सकते हो। भारत में मेन जो प्रयास दिखाई देता है वो जस्टिस वर्मा कमेटी के सिफारिश से दिखाई देता है, प्रॉपर तरीके से। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन मेन है, फिर बिहार सरकार। इधर इनके सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार इनके संरक्षण के लिए, इनकी सुरक्षा के लिए एक कानून बनाना जरूरी हो जाता है। और सरकार जब तक कानून के बारे में सोचती है बच्चा, तब तक अप्रैल 2015 में, यानी एक साल बाद 2014 में सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन, डीएमके की एक सांसद तिरुचि सिवा एक राज्यसभा में निजी विधेयक पेश करती है, एक निजी विधेयक पेश करती है, किन्नरों का अधिकार विधेयक, ट्रांसजेंडर राइट्स बिल 2015। और आपको आश्चर्य होगा कि इनके प्रति पूरा पार्लियामेंट संवेदनशील रहता है, इसलिए इस निजी विधेयक को सर्वसम्मति से पारित कर दिया जाता है। निश्चित तौर पर यह सोचने वाली बात है, ये विधेयक सरकार को ले आना चाहिए, और निजी विधेयक लाया जाता है और पारित किया जाता है तो स्वाभाविक सी बात है कि सरकार इस पर गंभीर होती है। सरकार इनके लिए, इनके सुरक्षा, इनके अधिकारों को लेकर के
एक बिल बनाना शुरू किया जाता है, विधेयक कानून बनाने के लिए प्रयास शुरू किया जाता है और यह कानून बिल के रूप में जून 2016 में जो इसको प्रस्तुत किया जाता है, 2016 के नाम से इसको जाना जाता है और विभिन्न रूपों में चर्चा होते 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 संशोधन होते होते फाइनली 2019 में ये कानून का रूप धारण करता है। ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण अधिनियम 2019, 2016 से प्रयास और 2019 में इसको कानून का रूप दे दिया जाता है। नवंबर 2019 में लोकसभा में इसको पारित कर दिया जाता है, अगस्त में राज्यसभा में, नवंबर में लोकसभा में। इस तरीके से यह भी इनके संरक्षण के दिशा में यह एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक प्रयास है इनके लिए 2019 में कानून का निर्माण। इधर समलैंगिक विवाह को लेकर के लड़ाइयां चल रही होती है। 2018 में सुप्रीम कोर्ट समलैंगिक संबंधों को अपराध की श्रेणी से बाहर कर देता है। यह भी एक इनके प्रति रिलीफ था, लेकिन इनको बड़ा रिलीफ मिलता है जब 17 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट 2023 को समलैंगिक विवाह पर अपना निर्णय देती है, तो उसमें इनको भी समलैंगिक विवाह करने की अनुमति दे दी जाती है। कहा जाता है कि अगर ये किसी विषम लिंगी के साथ विवाह करना चाहते हैं तो उनके साथ विवाह कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा भी कुछ कुछ प्रयास किए जाते रहे, छिटपुट प्रयासों की हम चर्चा कर सकते हैं। जैसे केरला में 2015 में ही फर्स्ट केरल स्टेट था जिसने स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर का निर्माण किया और केरल में एक ट्रांसजेंडर के लिए पॉलिसी बनाई जिसमें उनके अधिकारों और उनके जो भी शोषण से सुरक्षा के प्रावधान है उनको लागू करने पर बल दिया गया। 2016 में भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग और टिकट कैंसिलेशन के फॉर्म पर MF के साथ साथ एक थर्ड जेंडर का कॉलम जोड़ दिया। ये भी एक प्रयास है। धीरे धीरे इनको आइडेंटिफिकेशन, इनकी पहचान मिलने लगी। कई NGO जो हैं इनके लिए काम करते रहे, नाज फाउंडेशन, आशीर्वाद, किन्नर मां ट्रस्ट, हम सफर, ये सब गैर सरकारी संगठन है जो इनके लिए काम कर रहे थे, कर रहे हैं, आज भी कर रहे हैं और ये इनके अधिकारों की रक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं। इसके अलावा 17वें महानगर पालिका चुनाव में किन्नर को आगे आने का मौका मिला। धीरे धीरे इनकी स्थिति में सुधार आना शुरू हुआ, समाज का नजरिया भी इनके प्रति बदलना शुरू हुआ। इनके लिए सरकार कुछ कुछ योजनाएं भी शुरू करनी शुरू की। कल भी मैंने बताया था कि नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन ने भी इनको समर्पित किया अपना स्टेशन। ठीक है, 2021 में ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड का गठन के संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र इस पर जवाब दे, इनके लिए एक वेलफेयर बोर्ड का गठन किया जाए, डैश 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 डैश। ये सब इनके लिए किए गए प्रयास है और तब फिर हम इनका मूल्यांकन करेंगे और तब फिर इनको हम सुझाव देंगे। आइए हम लोग इनके लिए किए गए प्रयासों को लिखना शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहले पहला पॉइंट लिखिए, अंडरलाइन जो आपके स्क्रीन पर है, हेडिंग नीचे की तरफ एरो दीजिए और लिखिए सर्वप्रथम 1948 में मानवाधिकार घोषणा पत्र, मानवाधिकार घोषणा पत्र यूएन लिख दीजिएगा, यूएन मानवाधिकार घोषणा पत्र, संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार घोषणा पत्र के द्वारा इनके अधिकारों के संदर्भ में दुनिया को सोचने की एक दिशा मिली और समलैंगिक अधिकार आंदोलन ने इन्हें भी अपने अधिकारों को लेकर लड़ने की प्रेरणा प्रदान की।
सेकेंड पॉइंट, 2006 में इंडोनेशिया के जकार्ता में ट्रांसजेंडर पर विश्व सम्मेलन का आयोजन किया गया और इनकी पहचान एवं इनके अधिकारों को मान्यता देने के लिए जकार्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। जकार्ता सिद्धांत को इन्वर्टेड कॉमा में क्लोज करो। जकार्ता सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया। तीसरा पॉइंट, भारत में पहली बार दिल्ली गैंगरेप के बाद, इसको निर्भया कांड के नाम से जाना जाता है बच्चा, दिल्ली गैंगरेप के बाद गठित जस्टिस वर्मा समिति ने रेप को जेंडर न्यूट्रल बनाने की सिफारिश की। ताकि स्त्री, पुरुष और ट्रांसजेंडर तीनों रेप की शिकायत कर सके। आप नीचे में एक ब्रैकेट में लिखो, मैं स्क्रीन पे ले आता हूं तो आपके लिए थोड़ा लिखना आराम हो जाएगा। ब्रैकेट में लिखो, उल्लेखनीय है कि डैश अभी तक किन्नर को भारत में पुरुष लिंग में शामिल किया जाता था और किसी पुरुष द्वारा ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार करने पर ट्रांसजेंडर बलात्कार विरोधी कानून डैश यहां डैश कर दो, डैश आईपीसी की धारा 376 का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। ट्रांसजेंडर के बाद कॉमा दे देना बच्चा। ट्रांसजेंडर बलात्कार विरोधी कानून आईपीसी की धारा 376 का लाभ प्राप्त नहीं कर पाता है। ठीक है। चौथा पॉइंट,
15 अप्रैल 2014 को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा, ब्रैकेट में दो, NALSA, नालसा ब्रैकेट बंद, बनाम भारत संघ मामले में सुप्रीम कोर्ट ने, बीच में राधा कृष्णन का नाम लिखा हुआ है, राधा कृष्णन की बेंच थी, राधाकृष्णन की बेंच ने डिसीजन दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान करने और उन्हें ओबीसी में आरक्षण देने का निर्देश दिया। पहला चेंज, इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने निम्न आदेश जारी किए। एक नंबर, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय और 2019 का कानून, ये दो मेजर एफर्ट है जो इनकी समस्या समाधान के लिए किया गया है। और अगर आपका क्वेश्चन ट्रांसजेंडर से पूछा जाता है और उसमें अगर किए गए प्रयासों पर स्पेसिफिक होगी यूपीएससी, तो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन और 2019 का जो उनका एक्ट है, अधिनियम है, वो ये दोनों के ऊपर आपकी समझ बेहतर होनी चाहिए। यहीं से क्वेश्चन रहेगा। पहला है, ट्रांसजेंडर को उनके युगल लिंगी होने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्देश दिया? ट्रांसजेंडर को उनके युगल लिंगी होने के बावजूद संविधान के भाग 3 के तहत उनके मूल अधिकारों को प्रदान करने के लिए तृतीय लिंग माना जाए। सेकेंड पॉइंट सुप्रीम कोर्ट का दूसरा, याद रखना ये हम लोग रोमन में देते हैं तो ज्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पॉइंट लिख रहे हैं रोमन में। दूसरा पॉइंट, ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के, यह सुप्रीम कोर्ट का निर्देश है, ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों के उनके आत्म पहचानीकृत लिंग का निर्धारण करने, के अधिकार को कायम रखते हुए केंद्र एवं राज्य सरकार उनकी लिंग पहचान को सुनिश्चित करे और उन्हें तृतीय लिंग के रूप में कानूनी मान्यता प्रदान करे।
रोमन में तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, केंद्र एवं राज्य सरकारें, केंद्र एवं राज्य सरकारें इस वर्ग को देश के नागरिक के रूप में सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से, सामाजिक एवं शैक्षिक रूप से पिछड़ा घोषित करे और उन्हें शैक्षणिक संस्थाओं एवं सरकारी नियोजन में, शैक्षणिक संस्थाओं एवं सरकारी नियोजन में आरक्षण प्रदान करे, आरक्षण प्रदान करे। राइट। रोमन में चौथा पॉइंट, केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें केंद्र सरकार एवं राज्य सरकारें इस वर्ग की स्वास्थ्य समस्याएं, इस वर्ग की स्वास्थ्य समस्याएं विभेदकारी नीति एवं उत्पीड़न आदि के निदान के लिए, उत्पीड़न आदि के निदान के लिए तत्काल कदम उठाए, तत्काल कदम उठाए तथा उनकी बेहतरी के लिए, उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाकर, उनकी बेहतरी के लिए योजनाएं बनाकर एवं जनगणना के माध्यम से, एवं जनगणना के माध्यम से समाज में उन्हें सम्मान जनक स्थान प्रदान करे या सम्मानजनक स्थान प्रदान करने हेतु कदम उठाए, सम्मानजनक स्थान प्रदान करने हेतु कदम उठाए। डन। क्लियर है बच्चा? बीच से नीचे की तरफ तीर का निशान दो और ये हम लोगों का चौथा पॉइंट था। पांचवा पॉइंट लिखो। 10 सितंबर 2014 को, 10 सितंबर 2014 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद सर्वप्रथम बिहार सरकार की कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर को तीसरे लिंग के रूप में मान्यता प्रदान की और उन्हें सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया, सरकारी नौकरियों में आरक्षण देने का प्रावधान किया। पांचवा पॉइंट, अप्रैल 2015 में केंद्रीय स्तर पर पहली बार डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा द्वारा
डैश किन्नरों का अधिकार विधेयक, किन्नरों का अधिकार विधेयक 2015 को राज्यसभा में निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया। राज्यसभा में निजी विधेयक के रूप में प्रस्तुत किया गया और सर्वसम्मति से पारित किया गया, और सर्वसम्मति से पारित किया गया। 6 नंबर पॉइंट, 6 नंबर पॉइंट 19 जुलाई 2019 को, 19 जुलाई 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने, केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति, केंद्रीय कैबिनेट ने, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, केंद्रीय कैबिनेट ने ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2016 को, अधिकारों का संरक्षण विधेयक 2016 को मंजूरी प्रदान की, मंजूरी प्रदान की, और कई संशोधनों के बाद, कई संशोधनों के बाद 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में तथा 26 नवंबर 2019 को लोकसभा में पारित करके इसे कानून का रूप प्रदान किया गया, इसे कानून का रूप प्रदान किया गया। 7 नंबर पॉइंट, इधर लेटेस्ट में एक न्यूज हम लोग दे देंगे। 7 नंबर 17 अक्टूबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने ट्रांसजेंडर को विषम लैंगिक संबंधों में विवाह करने की अनुमति प्रदान की। बीच से नीचे की तरफ एक तीर का निशान खींचो बच्चा और खींचकर लिखो, उपरोक्त के अलावा कई अन्य प्रयास भी इनके रक्षोपाय में किए गए, इनके रक्षोपाय एवं बेहतरी के लिए किए गए। जैसे डैश, जैसे डैश जनगणना 2011 में जैसे डैश, 1 नंबर दे दो, 1 नंबर पॉइंट रोमन में देते जाओ, रोमन में 1 नंबर पॉइंट, नॉर्मल 1 नंबर 2 नंबर भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जनगणना 2011 में ट्रांसजेंडर को एक विशेष श्रेणी प्रदान किया गया। दूसरा पॉइंट, नवंबर 2015 में भारत में पहली बार केरल सरकार द्वारा
स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर इन केरला, स्टेट पॉलिसी फॉर ट्रांसजेंडर इन केरला जारी किया गया। ताकि इनको संवैधानिक अधिकार प्रदान किया जा सके। भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम जोड़ा। नवंबर 2016 में, अगला पॉइंट है ये, 3 नंबर पॉइंट है ये, नवंबर 2016 में, ब्रैकेट में दे दो, नवंबर 2016 में भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम जोड़ा। अगस्त 2018 में, चौथा पॉइंट, अगस्त 2018 में केरल सरकार ने ट्रांसजेंडर के लिंग परिवर्तन से जुड़ी सर्जरी के लिए, अगर कोई ट्रांसजेंडर है, ट्रांसमेन है और अपना लिंग परिवर्तन करवाना चाहता है, या ट्रांस वुमेन है, वुमेन के रूप में अपना परिवर्तन करना चाहता है, तो जो सर्जरी में खर्च आता है उसमें 2 लाख रुपया केरल सरकार ने कहा कि सरकार अनुदान देगी। ये उनके वेलफेयर के लिए एक प्रयास है। सर्जरी के लिए 2 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की, 2 लाख रुपए अनुदान की घोषणा की गई। अगला पॉइंट, 2020 में नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा, नोएडा मेट्रो रेल कारपोरेशन द्वारा सेक्टर 50, सेक्टर 50, सेक्टर 50 के मेट्रो स्टेशन को ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया गया। ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया गया। ब्रैकेट में लिखो बच्चा, रेनबो स्टेशन, इट्स कॉल्ड रेनबो स्टेशन। ट्रांसजेंडर समुदाय को समर्पित किया गया। रेनबो स्टेशन। अगला पॉइंट, 12 अप्रैल 2021 को किन्नर मां ट्रस्ट की याचिका पर, किन्नर मां ट्रस्ट की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड के गठन के संदर्भ में केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा गया। केंद्र और राज्यों से जवाब मांगा गया। जवाब मांगा गया। ठीक है, और देखो तत्पश्चात कई राज्यों में, तत्पश्चात कई राज्यों में इसका गठन किया गया। तत्पश्चात कई राज्यों में इसका गठन किया गया। बीच से नीचे की तरफ तीर का निशान दो।
और तीर का निशान देकर लिखो, उपरोक्त के अलावा, उपरोक्त प्रयासों के अलावा कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा, कई गैर सरकारी संगठनों द्वारा डैश जैसे नाज फाउंडेशन, नाज फाउंडेशन, कौमा आशीर्वाद, आशीर्वाद, कौमा किन्नर मां ट्रस्ट, किन्नर मां ट्रस्ट, किन्नर मां ट्रस्ट, कौमा हम सफर, आदि, भी, आदि द्वारा भी, आदि द्वारा भी इनके अधिकारों की रक्षा, इनके अधिकारों की रक्षा और इनके कल्याण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं, इनके अधिकारों की रक्षा और इनके कल्याण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। डन। इनके कल्याण हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। बीच से नीचे की तरफ तीर का निशान दो, लंबा, और आप हेडिंग एक डालो, मूल्यांकन एवं सुझाव, मूल्यांकन एवं सुझाव। मूल्यांकन में हम दिखा देंगे निश्चित तौर पर इन प्रयासों से इनको थोड़ी राहत मिली है, राइट, बट अभी भी पूरी तरह से राहत नहीं मिली, क्योंकि सबसे बड़ी चीज है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्देश दिया उसको प्रॉपर तरीके से लागू किया जाए, और इससे भी बड़ी चीज है कि समाज का नजरिया इनके प्रति बदले, क्योंकि अभी भी समाज पूर्वाग्रही है, अभी भी समाज का किन्नर के प्रति वही नजरिया है जो 50 वर्ष पहले था। किन्नर के प्रति हमारे समाज का नजरिया नहीं बदला है। ठीक है, मुट्ठी भर पढ़े लिखे समझदार जो लोग हैं वो ट्रांसजेंडर के प्रति थोड़ा सा संवेदनशील हैं, थोड़ा उदार नजरिया रखते हैं, थोड़ा लिबरल अप्रोच रखते हैं, लेकिन अगर हम सामान्य समाज की बात करें तो आज भी समाज में वो उपेक्षित हैं, उपेक्षा के शिकार हैं। रही बात सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की, तो सरकार द्वारा किया गया प्रयास से ज्यादा इंपॉर्टेंट है उन प्रयासों को एग्जीक्यूट करना, उनको लागू करना, क्योंकि सबसे बड़ी चीज चुनौती है लागू कैसे किया जाए, और जब तक समाज का नजरिया नहीं बदलेगा तब तक उनको एग्जीक्यूट करना बड़ा कठिन होगा। कई ऐसे संस्था और संगठन हैं जिनको आज भी थर्ड जेंडर के रूप में स्थान नहीं मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, कानून बना दिया गया, कानून बनने के 4 वर्ष बीत भी गए, 2023 चल रहा, 2019 में कानून बना है। आप दूर की बात छोड़ दो बच्चा, यूपीएससी की बात लो। लास्ट ईयर सुप्रीम कोर्ट को यूपीएससी से पूछना पड़ा कि आपके फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम क्यों नहीं दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का यूपीएससी से सवाल था कि आपके फॉर्म के कॉलम में थर्ड जेंडर का कॉलम क्यों नहीं है। रेलवे ने दे दिया, बहुत सारी संस्थाओं ने दे दिया, यानी कुल मिला के कहना है कि बहुत सारी संस्थाओं में, प्राइवेट सेक्टर में तो इनके लिए थर्ड जेंडर का कॉलम ही अभी नहीं दिया गया, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दे दिया, गवर्नमेंट ने कानून बना दिया इस संदर्भ में। आज भी इनको ओबीसी के तहत रिजर्वेशन नहीं दिया गया, और बहुत सारे लाभ इनको नहीं मिल रहे हैं, सरकार नहीं दे पाई है, इनके लिए कोई ठोस योजना और कार्यक्रम अभी तक नहीं बन करके आया है। ये एक ताजा तरीन घटना है, और हमारे यहां अगर सरकार प्लान करती है, कानून बनाती है, तो धरातल पर आने में बरसों लग जाते हैं। जरूरत है उनको तत्काल धरातल पर लाने की। 2017 में मुंबई महानगर पालिका का चुनाव एक ट्रांसजेंडर लड़ती है जिसका नाम था प्रिया पाटिल। वो ओबीसी के तहत चुनाव लड़ना चाहती थी,
उनको नहीं कोई सुविधा दी गई, कहीं कोई राहत दिया गया। फाइनली वो जनरल कैटेगरी के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए उनको विवश होना पड़ा। अभी भी वो सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से पीड़ित हैं, समाज में उनको उपेक्षा का बर्ताव किया जा रहा। अभी भी कोई प्राइवेट सेक्टर में किसी को जॉब देगा तो ट्रांसजेंडर को तो बिल्कुल नहीं देगा। मेल को दे सकता, फीमेल को दे सकता, ट्रांसजेंडर को नौकरी नहीं देगा, क्योंकि जब तक समाज का नजरिया नहीं बदलेगा तब तक इनको लाभ नहीं मिलेगा। केवल कानून बना देने से, अचानक एक दिन में कानून लागू हो गया और अगले दिन से ये समाज के शीर्ष पे आ जाएंगे, ऐसा व्यवहार में संभव नहीं है बच्चा। इसलिए जरूरी है कुछ सुझावों पर अमल करने की, और तब जाकर के हम कुछ सुझाव देंगे, प्रस्तावित करेंगे। और सुझाव भी यही कहेंगे कि जो भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त अधिकार है उनको इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आरक्षण देने की, लेकिन आप देखोगे कि कानून बनाया गया 2019 में, उसमें आरक्षण का कहीं प्रावधान ही नहीं है। सब कानून में दिया जाना चाहिए, यानी सरकार पर छोड़ दिया गया। अब सरकार दे न दे, 2019 में सरकार ने जब कानून बनाया तो उसमें आरक्षण का बात मेंशन किया जाना चाहिए था, जो नहीं किया गया। केरल में नेशनल पॉलिसी फॉर थर्ड जेंडर बनाया गया। भारत के स्तर पर नेशनल पॉलिसी फॉर थर्ड जेंडर बना करके इनके लिए ढेर सारी योजनाएं चलाई जानी चाहिए थी। पुलिस और प्रशासन को इनके प्रति संवेदनशील बनाया जाना चाहिए था। मीडिया, युवा, समाज ये सब सुझाव देंगे, इनको आगे आना चाहिए। ये बेचारा है, ये कई तरह की उत्पीड़न से उत्पीड़ित है, इनके प्रति संवेदनशील होना चाहिए। इस तरह की बातें समाज में कौन फैलाएगा? तो कहीं ना कहीं सोशल मीडिया, युवा, एनजीओ, संचार के अन्य साधनों को यूज करके उनके फेवर में लोगों के सोच को बदला जाए, उनके फेवर में जनमत का निर्माण किया जाए, तभी जाकर के हमारे कानून के द्वारा प्रदत्त जो लाभ है वो लाभ उनको मिल पाएगा, ऐसे नहीं मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग मूल्यांकन और सुझाव में लिखते हैं, निश्चित रूप से उपरोक्त प्रयासों के परिणाम स्वरूप ट्रांसजेंडर समुदाय को थोड़ी राहत प्राप्त हुई है। साथ ही साथ इनके रक्षोपाय की संभावना भी मजबूत हुई है। ठीक है, पैराचेंज करके लिखिए। परंतु इनका सशक्तिकरण और इनके संदर्भ में सामाजिक न्याय के आदर्श की प्राप्ति तभी संभव हो सकती है जब इनसे संबंधित कानून और इनके लिए किए जा रहे प्रयासों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए और ट्रांसजेंडर के पक्ष में परंपरागत पूर्वाग्रह को दूर करते हुए जनमत का निर्माण किया जाए, क्योंकि जब तक इनके फेवर में पब्लिक ओपिनियन नहीं बनेगा तब तक इनको जो भी कानूनी लाभ मिला है, कानूनी अधिकार मिला है, वो व्यवहारिक धरातल पर प्राप्त नहीं हो पाएगा। तो इनके फेवर में जनमत का निर्माण किया जाए।
डैश डैश तो क्योंकि अभी भी इनके लिए सरकारी प्रयासों में दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है। दृढ़ इच्छा शक्ति का अभाव है और इनके संदर्भ में परंपरागत पूर्वाग्रह इनके संदर्भ में परंपरागत पूर्वाग्रह बने हुए हैं। परंपरागत पूर्वाग्रह बने हुए हैं। जैसे डैश देकर के एक नीचे एरो दो, डैश देकर के नीचे एरो दो। पहला पॉइंट, कई संस्थाओं एवं संगठनों में इन्हें थर्ड जेंडर के रूप में स्थान नहीं मिला है। ब्रैकेट में लिखो 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी। 4 वर्ष बीत जाने के बाद भी, ब्रैकेट बंद। और हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी से पूछा है कि उनके फॉर्म में थर्ड जेंडर का कॉलम क्यों नहीं शामिल है। थर्ड जेंडर का कॉलम क्यों नहीं शामिल है। क्यों नहीं शामिल है। दूसरा पॉइंट, अभी तक इनको ओबीसी के तहत आरक्षण की सुविधा और अन्य लाभों को सरकार नहीं दे पाई है। ओबीसी के तहत आरक्षण की सुविधा एवं अन्य लाभों को सरकार नहीं दे पाई है। ब्रैकेट में एक फैक्ट हम लिख सकते हैं बच्चा, जैसे मार्च 2017 में मुंबई के महानगर पालिका के चुनाव में किन्नर प्रिया पाटिल को सामान्य श्रेणी के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ा। सामान्य श्रेणी के अंतर्गत चुनाव लड़ने के लिए विवश होना पड़ा। डैश, यहीं पर डैश देकर लिखो, विवश होना पड़ा डैश। साथ ही 2019 के कानून में भी इनके लिए आरक्षण के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया। 2019 के कानून में भी इनके लिए आरक्षण के प्रावधान को शामिल नहीं किया गया। क्लियर। तीसरा पॉइंट, अभी भी वे तीसरा पॉइंट है, अभी भी वे सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से पीड़ित है। अभी भी वे सामाजिक बहिष्कार की पीड़ा से पीड़ित हैं और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है और उनके प्रति समाज के दृष्टिकोण में कोई परिवर्तन नहीं आया है। बीच से लंबा तीर का निशान, बीच से लंबा तीर का निशान। लंबा तीर का निशान।
तीर का निशान देकर लिखो। अतः इस दिशा में जरूरी है कि कुछ सुझावों पर अमल किया जाए। अतः इस दिशा में जरूरी है कि कुछ सुझावों पर अमल किया जाए। जैसे डैश, जैसे डैश, रोमन में 1 नंबर पॉइंट दो। जैसे डैश, रोमन में 1 नंबर पॉइंट। सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को, सुप्रीम कोर्ट द्वारा प्रदत्त अधिकारों को और इनके लिए निर्मित कानूनी प्रावधानों को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू किया जाए। दूसरा, विकास योजनाओं के स्तर पर, विकास योजनाओं के स्तर पर तृतीय लिंग की बेहतरी हेतु, तृतीय लिंग की बेहतरी हेतु यानी थर्ड जेंडर की बेहतरी हेतु नेशनल पॉलिसी फॉर थर्ड जेंडर का निर्माण, नेशनल पॉलिसी फॉर थर्ड जेंडर का निर्माण किया जाए। और इनके लिए विशेष योजनाओं का निर्माण, विशेष योजनाओं का निर्माण और उनका समुचित क्रियान्वयन किया जाए। और उनका समुचित क्रियान्वयन किया जाए। तीसरा पॉइंट, इसको छोड़ दो। तीसरा पॉइंट, इनके संदर्भ में, इनके संदर्भ में, इनके संदर्भ में पुलिस एवं प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाए। पुलिस एवं प्रशासन को संवेदनशील बनाया जाए। पुलिस प्रशासन समझे कि ये बेचारा है, इनके प्रति उनका जो बिहेवियर हो वो सामान्य से थोड़ा विशेष हो, संवेदनशील बनाया जाए। और चौथा पॉइंट है मीडिया, सोशल मीडिया लिखो, मीडिया, मीडिया लिखोगे तो सब आ जाएगा। मीडिया, युवा एवं समाज को, एवं समाज को इस दिशा में विशेष पहल करते हुए विशेष पहल करते हुए इनको सामाजिक मान्यता प्रदान कराई जाए। इनको सामाजिक मान्यता प्रदान कराई जाए और इनके पहचान के संकट का समाधान किया जाए। इनके पहचान के संकट का समाधान किया जाए। ठीक है, ये है बच्चा भारत के अति संवेदनशील वर्ग, वल्नरेबल सेक्शन के रूप में ट्रांसजेंडर, इनका अर्थ, इनका परिभाषा, भारत में इनका आकार, स्वरूप
इनकी स्थिति, इनसे जुड़ी समस्याएं और फिर इनकी समस्या समाधान के लिए किए गए प्रयास, एक ओवरऑल प्रयास और उनका मूल्यांकन, उसका सुझाव, ये लगभग सारे डायमेंशन हमारा हो गया। अगर इससे जुड़ा हुआ कोई भी टॉपिक आएगा तो इससे ज्यादा इसमें गहराई में नहीं जाएगा, लेकिन इनके लिए 2019 का जो कानून है उस पर एक नजर हम लोगों को डालना जरूरी होगा। इसलिए हमारा अगला टॉपिक है, फ्रेश पेज पर जाइए और फ्रेश टॉपिक लिखिए। फ्रेश पेज पर जाइए, फ्रेश टॉपिक लिखिए, आपके सामने है ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट 2019। ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन फॉर राइट्स ब्रैकेट बंद एक्ट 2019। क्लियर है? लिख लिया आपने? अब आप इसके 4 डायमेंशन बनाएंगे बच्चा। डायमेंशन नंबर 1 लिखिए, अधिनियम के प्रमुख प्रावधान, या इसको कैसे लिखेंगे आप, ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान। पहला डायमेंशन खींचिए, ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के प्रमुख प्रावधान। एक डायमेंशन होगा बच्चा, ठीक है। एक दूसरा डायमेंशन है ट्रांसजेंडर अधिनियम नहीं, नियम 2020 के प्रमुख प्रावधान। एक डायमेंशन हम ये देख लेंगे और फिर एक तीसरा डायमेंशन खींचिए, आलोचना, और एक चौथा डायमेंशन खींचिए, मूल्यांकन एवं निष्कर्ष। तीसरा डायमेंशन आलोचना और चौथा डायमेंशन है आपका मूल्यांकन एवं निष्कर्ष, राइट। ये हमारा एक्स्ट्रा टॉपिक है जिस पर थोड़ा सा डेप्थ में हमें अगर जाना है, क्वेश्चन गलती से अगर एक्ट से पूछता है तो हमें इस एक्ट के बारे में एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और इसको हम दिमाग में बैठाने का प्रयास करेंगे। और कल इसका पीडीएफ, आज ही इसका पीडीएफ मैं आपको प्रदान करूंगा, राइट। तो अब आप हेडिंग डाल दिए और हेडिंग डाल करके डायमेंशन खींच दीजिए और डायमेंशन खींचने के बाद नीचे कवर करके लिखिए पीडीएफ नोट्स। नीचे कवर करके लिखिए पीडीएफ नोट्स। मैं इसको स्किप नहीं कर रहा हूं, इस पर भी मैं आपका चर्चा डिस्कशन एक बार कर दे रहा हूं। पीडीएफ नोट्स, ठीक है। बच्चा 2019 में जब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया, पीछे हम लोगों ने चर्चा करी है, तो सबसे पहले तिरुचि सिवा ने एक राज्यसभा में निजी विधेयक प्रस्तुत किया और सर्वसम्मति से वो पारित हुआ। सरकार भी इस पर गंभीर हुई और सरकार ने 2016 में ट्रांसजेंडर के अधिकार अधिनियम के रूप में या विधेयक के रूप में एक विधेयक लेकर के आई और फाइनली कई संशोधनों के बाद, कई मशक्कत के बाद 2019 में राज्यसभा और लोकसभा से ये पारित हुआ
और एक कानून का रूप धारण किया और ट्रांसजेंडर के बारे में कानूनी रक्षोपाय में यह एक ही है और प्रमुख रक्षोपाय। और इसमें वही सब कुछ केंद्र में रखा गया है जो सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था अप्रैल 2014 में। ठीक है, जब हम ट्रांसजेंडर के सुप्रीम कोर्ट के निर्देश की बात करते हैं या ट्रांसजेंडर की समस्याओं और उनके अधिकारों की बात करते हैं, मैंने पहले भी कहा है कि यह 3 मुख्य बिंदुओं पर केंद्रित है। पहला, उनको आत्म पहचान का अधिकार दिया और सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा उनको ये अधिकार उनके द्वारा पहचान बनाने का होना चाहिए, समाज उन पर उनके पहचान को आरोपित नहीं करेगी। निश्चित तौर पर नए कानून में इस दिशा में प्रयास किया गया होगा, नए कानून में इस दिशा में प्रयास किया गया होगा। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन में एक और बात केंद्र में था कि उनको ओबीसी के तहत आरक्षण दिया जाए। इस कानून में आरक्षण वाला प्रावधान नहीं किया गया है। सुप्रीम कोर्ट का एक निर्देश था कि राज्य एक सिटीजन के रूप में जो भी फंडामेंटल राइट्स है, जो भी उनके अधिकार है, वो उनको उपलब्ध कराए। इस अधिनियम में वो अधिकार उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय में यह भी था कि राज्य उनके प्रति भेदभावपूर्ण बर्ताव को रोके, उनके प्रति होने वाले अत्याचार को रोके, उनके प्रति होने वाले शोषणकारी व्यवहार को रोके, इनसे उन्हें सुरक्षा प्रदान करे। इस कानून में इस दिशा में भी प्रावधान किया गया है ताकि उनके प्रति होने वाले अत्याचार को रोका जा सके, उनके साथ होने वाले शोषणकारी व्यवहार को रोका जा सके। ये सारी चीजें इस प्रावधान में शामिल है, आरक्षण के प्रावधान को छोड़ करके। राइट, इसमें एक जो प्रमुख प्रावधान किया गया है बच्चा, वो प्रावधान सबसे प्रमुख जो है वो यही है। सबसे पहले तो इनको डिफाइन किया गया कि थर्ड जेंडर में कौन आएंगे, या कहा जाए तो ट्रांसजेंडर कौन है। ट्रांसजेंडर कौन है इसको डिफाइन किया गया। इस अधिनियम का धारा 2 जो है वो ट्रांसजेंडर को डिफाइन करता। वो परिभाषा हम बहुत पहले ट्रांसजेंडर का अर्थ बताते समय डिफाइन कर चुके। इसके बाद जो दूसरा इसका प्रमुख प्रावधान है कि इनका जो स्वयं द्वारा पहचाना हुआ लिंग है उसी रूप में इनको मान्यता दिया जाए, यानी स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार। समाज द्वारा आरोपित लिंग पहचान इनको नहीं चाहिए, ये अधिकार उनको मिलना चाहिए। ये प्रावधान इसमें किया गया है, यदि अधिकार दिया जाएगा। यानी उनका आइडेंटिटी कार्ड जो बनेगा, पहचान पत्र जो बनेगा, वो डीएम बनाएगा। इसमें प्रावधान किया गया कि डीएम ये पहचान बनाएगा, लेकिन वो किस लिंग के हैं वो डिसाइड करेंगे। यानी अपने अनुभव के साथ एक एप्लीकेशन के माध्यम से डीएम के पास वो अपनी पहचान के लिए, पहचान पत्र के लिए एक एप्लीकेशन देंगे और उस एप्लीकेशन के आधार पर डीएम उनको उनकी पहचान का एक सर्टिफिकेट देगा, पहचान पत्र देगा। डीएम को दिए जाने वाले आवेदन पत्र में वो लिखेंगे कि हम मेल फीमेल क्या है, और उसी आधार पर डीएम उनको उनका आई कार्ड इशू करेगा। ये व्यवस्था इस अधिनियम में की गई है। इसके बाद शैक्षिक संस्थान, रोजगार, कहीं पर भी इनके प्रति जो अनुचित व्यवहार है उनको रोका जाए, इनको कहीं भी प्रवेश का अधिकार दिया जाए, आदि 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 आदि। इनको सारे अधिकार देने और इनको शोषण से मुक्ति देने, संरक्षण देने, सुरक्षा देने का प्रावधान इसमें प्रॉपर तरीके से किया गया है। इस कानून में सरकार कल्याणकारी योजनाओं का निर्माण किया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया गया है जो ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनशील हो, गैर विभेदकारी हो। ठीक है, इनसे भीख मंगवाना, बंधुआ मजदूर के रूप में काम करना, उनके लिए मजबूर करना, सार्वजनिक स्तर पर कहीं पर भी प्रवेश करने से बाधा उत्पन्न करना, इस तरह का अगर कोई काम करता है तो अपराध की श्रेणी में माना जाएगा, वो क्राइम माना जाएगा, उनको सजा दिया जाएगा, जुर्माना दिया जाएगा।
इनके लिए एक ट्रांसजेंडर परिषद के गठन का प्रावधान किया गया। एनसीडी, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर, नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर का गठन किया जाएगा, ऐसा इस कानून में प्रावधान किया गया। और ये काउंसिल क्या करेगा? तो ट्रांसजेंडर को जो दिए गए अधिकार है उन अधिकारों के संदर्भ में सलाह देगा, उनकी देखरेख करेगा, मूल्यांकन का उपाय सुझाएगा, ये सब कुछ करेगा। और अगर कोई ट्रांसजेंडर के साथ गड़बड़ी हो रही है तो शिकायत अपनी कहां करे? तो इसके लिए एक शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान यह अधिनियम करता है। क्लियर है बच्चा? और इसके बाद ट्रांसजेंडर पर्संस प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स एक्ट नहीं, रूल 2020 में एक लाया गया, जो इसी कानून का रूल है। और उस रूल में इनको कैसे ट्रांसजेंडर का सर्टिफिकेट दिया जाएगा, उसके प्रक्रिया को निर्धारित किया गया। कैसे ये आवेदन करेंगे, जब ये आवेदन करेंगे तो आवेदन के साथ एक साइकोलॉजिस्ट का, सरकारी मनोवैज्ञानिक का भी रिकमेंडेशन उसमें लगा हुआ होना चाहिए। उसके साथ वो डीएम ऑफिस में आवेदन करेंगे। डीएम ऑफिस उसके बाद उनको पहचान पत्र इशू करेगा। किसी भी ट्रांसजेंडर को डीएम ऑफिस पहचान पत्र या डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, पहचान पत्र तभी इशू करेगा जब वह ट्रांसजेंडर उसके एरिया में कम से कम पिछले 1 साल से रह रहा हो। ठीक है? वो ट्रांसजेंडर जब अपना एक एप्लीकेशन फॉर्म, आवेदन फॉर्म करेगा, लेगा, उस आवेदन फॉर्म को फिलअप करेगा, उसके साथ एक एफिडेविट लगाएगा कि मैं मेल हूं, मैं फीमेल हूं, बायोलॉजिकली भले मैं मेल हूं लेकिन मैं फीमेल हूं, बायोलॉजिकली भले मैं फीमेल हूं बट मैं मेल हूं, एक एफिडेविट देना होगा। क्योंकि भाई ये स्वपहचान का अधिकार दिया जा रहा है इसके माध्यम से, यानी जो ट्रांसजेंडर स्वयं को जिस रूप में मान रहा है वही सर्टिफिकेट डीएम देगा। बट ऐसे तो कोई आरक्षण का लाभ, सुविधा का लाभ लेने के लिए कहना शुरू कर देगा नॉर्मल आदमी भी। इसके लिए एक और सर्टिफिकेट लगाने की और रिपोर्ट लगाने के लिए कंपलसरी कर दिया गया। यानी एक ट्रांसजेंडर एक एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करके उनको देगा, उसके साथ एक एफिडेविट बना करके देगा, ट्रांसजेंडर होने की घोषणा करेगा उसमें, और एक सरकारी अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट का रिपोर्ट उसमें सबमिट करेगा। ऐसा इसलिए कहा गया है क्योंकि कोई झूठा घोषणा ना करे। अगर कोई झूठा घोषणा किया है कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूं तो उसके लिए उसको सजा का प्रावधान किया गया। इस तरीके से ये दोनों अधिनियम और नियम ट्रांसजेंडर की सुरक्षा का उपाय करते हैं। एक नजर हम लोग डालते हैं, इसकी आलोचना कर लेंगे, इसका मूल्यांकन कर लेंगे, तब जाकर के एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। फिर इसके बाद और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप बस करंट पर निगाह रखे रहो और कुछ भी चीजें नई आती रही है तो इसके साथ तुम ऐड करते रहो, इसके साथ आप जुड़ते रहो। डन। चलिए एक नजर डालते हैं आपके सामने स्क्रीन पर। प्रमुख प्रावधान, सबसे पहले तो परिभाषा। ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 के अनुसार वह व्यक्ति ट्रांसजेंडर कहलाएगा जिसका लिंग जन्म के समय नियत लिंग से मेल नहीं खाता, और इसके अंतर्गत उभय पुरुष ट्रांसमेन या उभय स्त्री ट्रांसवुमेन, इसमें परिवर्तित लिंग वाले व्यक्ति भी शामिल है। अंतःलिंग भिन्नताओं वाले व्यक्ति, जेंडर क्वियर और किन्नर, हिजड़ा, आरावड़ी एवं जोगता जैसी सामाजिक सांस्कृतिक पहचान रखने वाले व्यक्ति सम्मिलित है। धारा 2। सेकेंड पॉइंट, ट्रांसजेंडर को स्वयं अनुभव की गई लिंग पहचान का अधिकार इस कानून में दिया गया। स्वयं वो किस लिंग के रूप में अनुभूति करता है, स्त्री के रूप में करता है या पुरुष के रूप में करता है, ये अधिकार वो है, ये वो डिसाइड करेगा, ये उसका अधिकार है। तीसरा, ट्रांसजेंडर को अपनी पहचान हेतु प्रमाण पत्र प्राप्त करने का अधिकार, जो वो अनुभूति करता है इसका वो सर्टिफिकेट ले सकता है, और ये सर्टिफिकेट देने की जिम्मेदारी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की होगी, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा। और इसी के लिए, इसी प्रक्रिया के लिए रूल 2020 लाया गया। इसी प्रक्रिया के लिए रूल 2020 लाया गया। ठीक है। ट्रांसजेंडर को शैक्षिक संस्थाओं, रोजगार, स्वास्थ्य सेवा में अनुचित व्यवहार
निषेध, व्यवहार से निषेध, सार्वजनिक स्थानों तक पहुंच अथवा उनका उपभोग करने, कहीं भी निवास करने, उनका उपभोग करने, कहीं भी निवास करने तथा संपत्ति का उपभोग करने, किसी सरकारी या निजी पद के लिए खड़े होने या उसे धारण करने या अनुचित व्यवहार का, उनके प्रति अनुचित व्यवहार का निषेध का प्रावधान इसमें किया गया है। क्लियर है बच्चा? किया गया है। क्लियर? सरकार या निजी संस्था रोजगार के मामलों के साथ साथ प्रमोशन आदि में भी भेदभाव नहीं करेगी। धारा 9 ये प्रोविजन करता है और इनकी प्रभावी भागीदारी को सुनिश्चित करने तथा समाज में उन्हें समावेशित करने के लिए कदम उठाएगी। सरकार के लिए ये भी प्रावधान किया गया है। इसके बाद सरकार द्वारा वित्त पोषित या मान्यता प्राप्त संस्थान ट्रांसजेंडर को शिक्षा, खेल तथा मनोरंजन की सुविधाएं बिना किसी भेदभाव के प्रदान करेगी। ये नहीं है कि ट्रांसजेंडर अब तुम क्रिकेट टीम में शामिल नहीं किए जाओगे, तुम तो हिजड़ा हो, किन्नर हो, तुम फुटबॉल टीम में शामिल नहीं किए जाओगे, तुम तो हिजड़ा हो, किन्नर हो। ये कानून कम से कम हर जगह उनकी सहभागिता को सुनिश्चित करने का प्रावधान करता है, हर जगह उनके साथ होने वाले भेदभाव के निषेध का प्रावधान करता है। इससे कहीं ना कहीं उनके अंदर भीख मांगने की जगह पर एक मोटिवेशन आएगा कि चलो हम क्रिकेट खेलते हैं और एक अच्छा क्रिकेटर बनते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, एक अच्छा फुटबॉलर बनते हैं। हर क्षेत्र में वो अपनी सहभागिता को सुनिश्चित करने के लिए मोटिवेटेड होंगे। क्लियर है बच्चा? सरकार द्वारा ऐसी कल्याणकारी योजनाओं का, कार्यक्रमों का निर्माण किया जाएगा जो ट्रांसजेंडर संवेदनशील तथा गैर विभेदकारी हो। इसमें प्रोविजन किया गया कि सरकार ऐसी योजनाओं का निर्माण करेगी, विशेष योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं जो ट्रांसजेंडर के प्रति संवेदनशील हो और भेदभाव वाली नहीं हो। सरकार ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के जीविकोपार्जन को सुगम बनाने और उसमें सहायता करने के लिए कल्याणकारी योजनाएं तथा कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत वृत्तिक प्रशिक्षण एवं स्वरोजगार भी है, तैयार करेगी। ट्रांसजेंडर व्यक्ति को बंधुआ मजदूर या भीख मांगने पर मजबूर करने, किसी सार्वजनिक स्थान में उनके साथ बाधा उत्पन्न करने और उनके मूलभूत अधिकारों को प्रदान करने और उनके घरों और गांवों से जबरन निकालने के दोषी पाए जाने वाले को 6 माह से 2 वर्ष तक कैद या जुर्माना का प्रावधान। कई बार घर से लोग बाहर निकाल देते हैं, जबरन गांव से लोग बाहर निकाल देते हैं। इस तरह के अत्याचार उनके साथ होते रहे हैं। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा के लिए सलाह देने, उनकी देखरेख करने और मूल्यांकन उपायों के लिए राष्ट्रीय ट्रांसजेंडर परिषद के गठन का प्रावधान तथा सभी सार्वजनिक प्रतिष्ठानों में इनके लिए शिकायत निवारण तंत्र स्थापित करने का प्रावधान किया गया है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स रूल्स 2020, ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिकारों का संरक्षण नियम 2020 उस प्रक्रिया को निर्दिष्ट करते हैं जिसके जरिए ट्रांसजेंडर व्यक्ति सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए आवेदन कर सकते हैं और यह नियम उन्हें सर्टिफिकेट जारी होने के तरीके के बारे में भी बताते हैं। कैसे भाई? सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी किसी व्यक्ति को ट्रांसजेंडर के रूप में मान्यता देता है और इसको जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया जाएगा। सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के आवेदन में आवेदक को निम्न कागजात जमा करना होगा। आवेदन का फॉर्म, एक एफिडेविट जिसमें उन्हें ट्रांसजेंडर होने की घोषणा करनी होगी, सरकारी अस्पताल के साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट। जिला मजिस्ट्रेट सिर्फ ऐसे आवेदक को ही सर्टिफिकेट जारी कर सकता है जो कि आवेदन की तारीख से 1 वर्ष के लिए उसके क्षेत्राधिकार में रह रहा हो। इस तरीके से यह ट्रांसजेंडर के सर्टिफिकेट की प्रक्रिया के लिए ये नियम लाया गया। ये है बच्चा ट्रांसजेंडर के अधिकारों को सुनिश्चित करने वाला सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप लाया गया
एक कानून हमारे सरकार का जो ट्रांसजेंडर को विधिक सुरक्षा प्रदान करता है, एक आइडेंटिटी प्रदान करता है, पहचान प्रदान करता है। अब हम इस अधिनियम की आलोचना कई विद्वानों ने की, कई लोगों ने करी, कहा कि अधिनियम गड़बड़ है, बहुत ठीक नहीं है। लोगों ने अधिनियम की आलोचना करते हुए कहा कि इसमें सबसे बड़ी कमी है, 2-3 आलोचनाएं मुख्य है बच्चा, बाकी नॉर्मल है। एक आलोचना तो सबसे मुख्य है कि ये सुप्रीम कोर्ट के सभी निर्देशों को फॉलो नहीं करता। सुप्रीम कोर्ट ने इनके लिए आरक्षण का प्रावधान किया, लेकिन यह अधिनियम कहीं भी किसी भी धारा में इनके लिए आरक्षण देने की बात नहीं करता है, जो सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुरूप नहीं है। यहां इस मुद्दे पर आलोचना की गई। एक आलोचना, दो तीन आलोचनाएं इनके सर्टिफिकेट जारी करने पर की गई। कुछ लोगों ने कहा कि भाई सर्टिफिकेट एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, कानून कह रहा है कि मैं जो डिसाइड करूंगा कि मैं मेल हूं फीमेल हूं, वही सर्टिफिकेट मिलेगा, तभी तो आत्म पहचान का अधिकार सुनिश्चित होगा। लेकिन इसमें तो प्रावधान कर दिया गया कि एक साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट चाहिए। क्या जरूरत है रिपोर्ट की? और साइकोलॉजिस्ट कैसे कहेगा, किस आधार पर कहेगा कि मैं मेल हूं या फीमेल हूं? अगर ये तो हमारी अनुभूति है, और ये सबसे बड़ा मुद्दा रहा दुनिया में कि कोई व्यक्ति अपनी अनुभवों को खुद ही व्यक्त कर सकता है। हमारे अनुभव को आप व्यक्त नहीं कर सकते हो, कोई दूसरा व्यक्त नहीं कर सकता। मैं बायोलॉजिकली मेल हूं और फीमेल के रूप में फील करता हूं, ये कहीं कोई साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट तथ्यपरक नहीं हो सकती, इम्पॉसिबल। तो क्या जरूरत है साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट देने की? और अगर साइकोलॉजिस्ट ने गलत रिपोर्ट दे दिया तो मेरा अधिकार तो गया, तो किस बात का अधिकार? ये भी एक इस सर्टिफिकेट जारी करने के कंटेस्ट में मजबूत आलोचना है। इसके बाद कोई छोटी मोटी आलोचना है कि सरकारी साइकोलॉजिस्ट से ही रिपोर्ट लेनी है और जमा करनी है। आलोचकों ने कहा कि सरकारी साइकोलॉजिस्ट ही कम है, सरकारी अस्पताल में तो प्रॉपर हॉस्पिटल में डॉक्टर नहीं है यार, साइकोलॉजिस्ट होने की तो दूर की बात है। तो भारत में इतने कम मात्रा में साइकोलॉजिस्ट है कि रिपोर्ट साइकोलॉजिस्ट का लेना ट्रांसजेंडर के लिए मशक्कत का काम होगा। सरकारी साइकोलॉजिस्ट को खोजना, उनसे रिपोर्ट लेना बहुत जटिल प्रक्रिया होगी। तो इस तरह की कुछ छोटी मोटी आलोचना है। 2 आलोचना सबसे केंद्र में है बच्चा कि आरक्षण का प्रावधान इसमें शामिल नहीं किया गया है और साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट का कोई प्रासंगिकता नहीं। बाकी छिटपुट आलोचनाओं को देख लेते हैं। पहली आलोचना, इस अधिनियम में ट्रांसजेंडर के लिए आरक्षण का कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जो नालसा मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के विपरीत है। और दूसरी आलोचना, ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर के लिए डीएम से, ट्रांसजेंडर को ट्रांसजेंडर होने के लिए डीएम से प्रमाण पत्र प्राप्त करना, फिर लिंग परिवर्तन के बाद पुनः प्रमाण पत्र प्राप्त करना, इस प्रक्रिया को जटिल और बोझिल बना देता। हालांकि इसमें दम इसलिए नहीं है बच्चा क्योंकि कहीं ना कहीं कोई सर्टिफिकेट तो सरकार ही जारी करेगी, तभी तो आरक्षण का लाभ मिलेगा या कोई योजनाओं का लाभ मिलेगा। किसी व्यक्ति द्वारा ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार करने पर, ये एक प्रोविजन है जिसकी चर्चा हमने यहां नहीं की है, अधिनियम में हमने नहीं की है। इसमें एक प्रोविजन है कि कोई व्यक्ति अगर ट्रांसजेंडर के साथ रेप करता है, 2 साल की सजा होगी। आलोचकों ने कहा कि 2 साल की सजा क्यों होगी यार, क्यों होगी 2 साल की सजा? सामान्य तौर पर 376 के तहत अपराधी साबित होने पर 10 साल की सजा का प्रावधान है। सामूहिक बलात्कार केस में यह सजा और बढ़ जाता है, मृत्युदंड तक का सजा का प्रावधान कर दिया गया आज के डेट में रेप केस के साथ। और इनके साथ अगर कोई बलात्कार करे तो 2 साल की सजा, लॉजिकल नहीं, ये गलत है। ये भी एक आलोचना है जिसको कि हम डाल सकते हैं। किसी व्यक्ति द्वारा ट्रांसजेंडर के साथ बलात्कार करने पर मात्र 2 वर्ष कैद का प्रावधान भेदभावपूर्ण।
क्योंकि आईपीसी के तहत किसी व्यक्ति द्वारा किसी के साथ रेप करने पर 10 वर्ष की सजा का प्रावधान है। एक चौथी आलोचना है, कुछ किन्नरों के संगठनों की आलोचना है कि ट्रांसजेंडर की परिभाषा में इनके रहन सहन के तरीकों को शामिल नहीं किया गया। हालांकि ये बहुत मायने नहीं रखता है, कुछ लोगों ने कहा, बट इसमें दब नहीं है। ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट 19 निर्दिष्ट करता है कि लोगों को अपने जेंडर की पहचान स्वयं करने का अधिकार है और सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी किसी व्यक्ति की खुद की पहचान को राज्य द्वारा मान्यता देता है। राइट? यह अस्पष्ट है कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के आवेदन में साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को ट्रांसजेंडर पर्सन्स रूल 2020 में जरूरी क्यों बनाया गया। तो मैंने कहा था, इस इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म एंड दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट क्रिटिसिज्म। ये 3 आलोचनाएं इसकी सबसे प्रमुख है जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं। इसके बाद एक और छोटी मोटी आलोचना है। रूल्स 2020 में यह अपेक्षा की गई है कि रिपोर्ट सरकारी अस्पताल में साइकोलॉजिस्ट की होनी चाहिए। देश में साइकोलॉजिस्ट की कमी के कारण ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए आवेदन करते समय साइकोलॉजिस्ट की रिपोर्ट को हासिल करना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, यह भी एक आलोचना है, भले दम नहीं है। रूल्स 2020 कहता है कि जिला मजिस्ट्रेट सिर्फ ऐसे आवेदक को सर्टिफिकेट जारी करेगा जो कि आवेदन की तारीख से 1 वर्ष पहले से उसके क्षेत्राधिकार में रह रहा होगा। इस प्रावधान से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के लिए सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी का आवेदन करते समय दबाव बढ़ जाएगा, जो सही नहीं है। यह भी एक आलोचना है, लेकिन कहीं ना कहीं सिस्टम लाने के लिए कोई ना कोई कंडीशन तो लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, रूल्स 2020 में झूठा आवेदन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है। हालांकि ये भी दमदार प्रोविजन नहीं है। 2020 कहता है, जिसको हम लोगों ने लिखा नहीं, बहुत लंबा चौड़ा है, मेन पॉइंट हमने लिख दिया। 2020 कहता है कि अगर कोई एफिडेविट में गलत एफिडेविट दे दिया सरकारी लाभ को लेने के लिए, उसको सजा दिया जाएगा। कैसे डिसाइड किया जाएगा कि मैंने गलत दिया, ये बड़ा चैलेंजिंग है बच्चा। मैं बायोलॉजिकली मेल हूं, फीलिंग हमारी फीमेल वाली है, हमें लड़की जैसा रहना अच्छा लगता, बायोलॉजिकली मेल हूं। क्वियर के मामले में तो क्लियर है कि उनका लिंग अस्पष्ट है। राइट? परिभाषा के समय मैंने समझाया था आपको कि अगर कोई क्वियर है तो ये क्लियर है। कहीं ना कहीं बायोलॉजिकली डिसबैलेंस के कारण उनका लिंग अस्पष्ट नहीं है, ये तो देख के पता चलेगा, इसको जाना जा सकता है, इसको डॉक्टर टेस्ट करके बता सकता है। लेकिन बायोलॉजिकली मैं कंप्लीट पुरुष हूं, बट फीलिंग हमारी महिलाओं वाली है। समाज के दबाव में भले मैं महिला जैसा बर्ताव नहीं करूं, हालांकि लचक और महिलाओं जैसा बातचीत करने का तरीका दिख जाता है, लेकिन कमरे के अंदर में मैं साड़ी पहन लेता हूं, कभी कभी अच्छा लगता है, लिपस्टिक लगा लेता हूं, चूड़ियां पहन लेता हूं, उस फीलिंग को जीने का प्रयास करता हूं। ये तो मैं ही जानता हूं। मैं आवेदन करता हूं, बायोलॉजिकली भले मैं पुरुष हूं, बट मैं फाइनली स्त्री हूं, मुझे सर्टिफिकेट दिया जाए, एफिडेविट भी मैं दे देता हूं। सपोज करो कि मैं झूठा हूं, झूठा एफिडेविट दिया, कोई बच्चा इस तरह का आधार नहीं है जिसके आधार पर यह प्रमाणित किया जाए कि मैंने झूठा आवेदन दिया, तो सजा का प्रावधान और ये जो तरीके हैं इसमें, ये कहीं ना कहीं गड़बड़ है। इसके लिए कोई उपाय नहीं। हालांकि साइकोलॉजिस्ट के रिपोर्ट को इसीलिए लगाया गया, बट साइकोलॉजिस्ट के लिए भी ये पता लगाना बड़ा कठिन होगा। मैं आसानी से धोखा दे सकता हूं उनको। क्लियर? रूल्स 2020 में झूठा आवेदन करने पर सजा का प्रावधान किया गया है, परंतु अथॉरिटीज किस आधार पर यह तय करेगी कि कोई व्यक्ति झूठा आवेदन कर रहा है। उल्लेखनीय है कि एक्ट 2019 में सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए झूठा आवेदन करने के लिए सजा निर्दिष्ट नहीं की गई है।
सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी के लिए झूठा आवेदन करने के लिए सजा निर्दिष्ट की गई है, ठीक है। नहीं, डन। समीक्षा, चलिए कमी है, बहुत कमी है, बट दुनिया में पहली बार ही सबको सब नहीं मिलता। पितृसत्तात्मक समाज में हजारों वर्ष से महिलाएं कई तरीकों के उत्पीड़न का शिकार रही, और जब स्वतंत्रता, समानता और सामाजिक न्याय के मूल्यों का प्रसार हुआ, लिंग समानता लाने की बात चली और लिंग समानता की दिशा में प्रयास शुरू हुआ, महिलाओं की रक्षा की दिशा में प्रयास शुरू हुआ, तो एक ही दिन में महिलाओं की सुरक्षा संभव नहीं हो पाई बच्चा। धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता। इसलिए ट्रांसजेंडर के संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए, कल्याण के लिए, विकास के लिए, उनकी पहचान स्थापित करने के लिए ये जो प्रयास किया गया है, निश्चित तौर पर इसमें कुछ कमियां है, लेकिन यह एक सराहनीय प्रयास है और इस प्रयास से कहीं ना कहीं ट्रांसजेंडर समुदाय को एक सुरक्षा की अनुभूति हुई होगी, हुई है और सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। हाँ, एक बारगी समाज का नजरिया नहीं बदलेगा बच्चा, एक बारगी एक कानून दृढ़ इच्छा शक्ति के पूरी तरह से लागू दिखाई नहीं देंगे, क्योंकि लागू करने वाले लोग भी उसी समाज के हैं जिस समाज का एक स्पेसिफिक नजरिया इन ट्रांसजेंडर के प्रति। इसलिए इन कमियों के बावजूद हम कहेंगे कि उनके लिए एक बेहतरीन प्रयास है। अगर इन सब चीजों को थोड़ा ठीक कर दिया जाए, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश है आरक्षण का, कानून में उसका प्रावधान कहीं ना कहीं बाद में ही सही डाल दिया जाए, उनको रिजर्वेशन दिया जाए, उनके फेवर में लोगों का जनमत का निर्माण किया जाए, तो निश्चित तौर पर, और इस कानून को दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ संवेदनशील होते हुए लागू किया जाए, तो निश्चित तौर पर इनके लिए, इनकी भलाई के लिए एक अच्छा प्रयास सिद्ध हो सकता है। ये सारी चीजें और बेहतर हो सकती है। इसकी तारीफ के साथ हम इसको फिनिश करेंगे। निश्चित रूप से उपरोक्त आलोचनाएं ट्रांसजेंडर अधिनियम 2019 और ट्रांसजेंडर नियम 2020 की कमियों को कमोबेश मात्रा में परिलक्षित करती है। बावजूद इसके यह अधिनियम ट्रांसजेंडर समुदाय के रक्षोपाय की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। यदि इस समुदाय के लिए ट्रांसजेंडर अधिनियम को लागू करते हुए इनके शिक्षा और रोजगार को सुनिश्चित किया जाए, यदि ट्रांसजेंडर के लिए प्रमाण पत्र प्राप्ति की प्रक्रिया को सरल बना दिया जाए, भ्रष्टाचार मुक्त बना दिया जाए, 15 अप्रैल 2014 को सुप्रीम कोर्ट के निर्णय या निर्देश को इस नियम में तर्कसंगत तरीके से समायोजित किया जाए, इस कानून के पक्ष में यदि जनमत का निर्माण करते हुए संवेदनशीलता और दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ इसको लागू किया जाए, तभी इस समुदाय को सशक्त करते हुए सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज की स्थापना की जा सकती है। सामाजिक न्याय से युक्त भारतीय समाज की स्थापना की जा सकती है। ठीक है, तो ये एक कानून के रूप में किया गया प्रयास है बच्चा। ठीक है, ये है हमारे भारतीय समाज का एक अति संवेदनशील वर्ग ट्रांसजेंडर, और मैंने लगभग ट्रांसजेंडर के सभी डायमेंशन को आपके सामने रख दिया और मैंने लाकर के आज तक छोड़ दिया। ठीक है, अब आज यहां से आपकी जिम्मेदारी शुरू होती है। मैंने पूरे कंसेप्ट को समझा दिया, ट्रांसजेंडर के लिए क्या एफर्ट किए गए हैं वो समझा दिया। ये जो अलग से मैंने स्पेसिफिक टॉपिक बना दिया अधिनियम का, नियम का, इसका आलोचना, समीक्षा, एक सब करवा दिया, जिसका कि पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ट्रांसजेंडर कंप्लीट होता है। अब आप सुबह उठेंगे, अखबार पढ़ेंगे, अखबारों पर निगाह जाएगी और ट्रांसजेंडर से जुड़ी हुई, उनके रक्षोपाय से जुड़ी हुई कोई भी ऐसी घटना, कोई भी ऐसा न्यूज अगर मिलेगा, तो जो आपका नोट्स है, चाहे वो माइनॉरिटीज वाला हो, चाहे वो ट्राइबल कम्युनिटी वाला हो, चाहे वो दिव्यांग वाला हो, चाहे ट्रांसजेंडर वाला हो,
बच्चा उस पर आप ऐड करते जाना। इसलिए मैंने बार बार कहा है कि जो भी आप नोट्स, क्लास नोट्स बना रहे हो, उसमें स्पेस हमेशा छोड़ते रहना। क्योंकि मैं जिस विषय को, जिस खंड को पढ़ाता हूं, इस खंड पे कोई किताब नहीं। चाहे वो इंडियन सोसाइटी हो, इंडियन सोसाइटी पे तो एक आध मिल जाएगी, सोशियोलॉजी सेकेंड पेपर इंडियन सोसाइटी ही है, बट इसमें 90% करेंट है बच्चा। सोशल जस्टिस 100% करेंट। इंटरनल सिक्योरिटी जो थर्ड सेगमेंट में आपको पढ़ाऊंगा वो 100% करेंट है। आप हिस्ट्री पढ़ते हो, आप ज्योग्राफी पढ़ते हो, आप पॉलिटी पढ़ते हो, किताब भरी पड़ी है, सैकड़ों किताबें। किताब की कमी नहीं है, आपको पढ़ने की कमी। को पढ़ना है, यहां पर कुछ नहीं। यहां मैं आपके साथ हर वर्ष मेहनत करता हूं। अगर हिस्ट्री पढ़ा रहा होता, ज्योग्राफी पढ़ा रहा होता तो थोड़ा सुकून होता, पॉलिटी पढ़ा रहा होता, एक बार पढ़ लिया तो जीवन भर पढ़ाना। पॉलिटी या ज्योग्राफी में थोड़ा बहुत करेंट है भी, हिस्ट्री में तो आराम से एक बार पढ़ लिया तो जीवन भर 1857 के विद्रोह को पढ़ाएंगे। यहां तो मैं जिस विषय को, जिस खंड को आपको पढ़ाऊंगा, अगले साल फिर से करंट उसमें वैल्यू एडिशन हो जाएगा, करंट बदल जाएगा, करंट नई चीजें आ जाएगी। इसलिए मुझे भी आपके साथ मेहनत करना पड़ता है और आपको भी इस टॉपिक के साथ मेहनत करना पड़ेगा, हमेशा करना पड़ेगा। इसलिए हमारा जो पृष्ठभूमि हो वो इसी तरह का हो। मैंने पहले भी कहा है कि आप इस तरीके से, आपका क्लास नोट्स हो, आपका कॉपी हो, आप उस पर क्लास नोट्स बना रहे हो, मोबाइल लेकर के सामने टेबल पर बैठिए, कुर्सी पर बैठिए, बिस्तर के अंदर घुस करके मत पढ़िए, कोरम पूरा मत कीजिए और प्रॉपर नोट्स बनाते जाइए। और जो मैं पीडीएफ देता हूं उसके साथ स्टेपल करते जाइए और हर सेगमेंट का एक फाइलिंग करते जाइए। और सब में कुछ जगह जरूर छोड़िए ताकि न्यूज में जब भी कुछ नया इस टॉपिक से रिलेटेड आपको मिले तो आप उसमें ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं, ऐड करते जाएं। डन। तो थैंक यू, आज के लिए थैंक यू वेरी मच। कल हम लोग मिलते हैं एक नए अति संवेदनशील वर्ग के साथ। देखते हैं कल वृद्धों पर बात करेंगे या बच्चों पर बात करेंगे, क्योंकि वृद्ध और बच्चे भी हमारे समाज का एक कमजोर तबका है और हमारी समाज उनके प्रति, हमारी सरकार उनके प्रति संवेदनशील हुई है हाल के दिनों में, हाल के वर्षों में। सो थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अच्छा।